सनम रुको, नाश्ता करो फिर जाना। सायरा सनम को देखकर फौरन बोली, जो खुद को जल्दी में साबित करके यूनिवर्सिटी जा रही थी। नहीं मम्मा, मैं लेट हो रही हूँ, यूनिवर्सिटी में ही कुछ लेकर खा लूँगी। और फिर वो आगे बढ़ने ही लगी थी जब फरहान साहब की आवाज़ पर रुक गई। सनम, पहले नाश्ता करो फिर जाना। अगर लेट हो रही थी तो सुबह जल्दी उठा करो। जी अब्बू। वो मुंह बिसोर कर कुर्सी पर बैठ गई। ये लो, ये पूरा पराठा खाना, वैसे ही कमज़ोर हो, और होगी तो ढांचा लगोगी। सायरा ने एक पराठा उसके आगे रखा। रहने दें अम्मी, आप इसको कितना भी खिला लें, ये चिमगादड़ वैसे ही रहेगी। तुम मन्नान। सनम के बोलने से पहले ही फरहान ने उसे तंबीह की कि वो सुबह सुबह चक नहीं चाहते थे। फिर नाश्ते के बाद सनम ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। मनान अपने मेडिकल कॉलेज चला गया, फरहान अपनी यूनिवर्सिटी और सायरा घरेलू कामों में लग गई। फरहान साहब 3 बहन भाई थे। फुरकान सबसे बड़े, जिनका एक बेटा था अब्दुल्ला, जो 26 साल का था, केमिकल इंजीनियर था और बहुत अच्छी जॉब पर सेट था। उनसे छोटी एक बहन जो शादी के बाद यूरोप चली गई थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। और सबसे छोटे फरहान, जो सरकारी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के लेक्चरर थे। उनकी बीवी सायरा हाउसवाइफ थी। उनके 2 जुड़वां बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा मन्नान जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ रहा था और सनम बैंकिंग के 2nd ईयर में थी। सनम और मन्नान आपस में हद दर्जा मुशाबहत रखते थे। गोरा रंग, ब्राउन बाल, काली बड़ी खूबसूरत आंखें और दोनों के गालों में पड़ते डिम्पल, जिसका सनम को नहीं पर मन्नान को बड़ा गरूर था। दोनों की उम्र 20 साल थी। सनम मन्नान से पूरे 5 मिनट बड़ी थी, जिसका एहसास वो उसकी हर बदतमीजी पर उसको दिलाती थी। दोनों बच्चे माँ बाप से बहुत अटैच थे, पर घर में फरहान साहब का रौब था। उनके एक बार मना करने के बाद कोई उनसे जिद नहीं करता था। तुमने फिर लड़ाई की हमजा? वो कैंटीन में गुस्से से हमजा के सर पर खड़ी थी। नहीं, बदतमीजी इसने की थी, मैंने सिर्फ जवाब दिया था। वो बोलकर बेनियाजी से कोल्ड ड्रिंक मुंह से लगाने लगा, जो सनम ने उसके पीने से पहले ही उसके मुंह से खींच ली। उसने सिर्फ मुझसे फ्रेंडशिप का बोला था हमजा, और मैंने मना कर दिया, बात खत्म। इसमें लड़ाई झगड़ा करने वाली कौन सी बात है? वो वैसे ही गुस्से में खड़ी थी। उसकी बात पर वो भी फौरन से खड़ा हुआ, जो पहले इत्मीनान से बैठा था। पूरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन सबको पता है कि सनम फरहान फ्यूचर की सनम हमजा हैं, तो फिर इस साले की हिम्मत कैसे हुई? हमजा का गुस्सा देखकर वो थोड़ी नॉर्मल हुई। जानती थी कि सामने खड़ा शख्स जुनूनी है, कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेगा। हमजा, ऐसे बहुत से लोग आएंगे, तो क्या तुम सबसे ऐसे लड़ते रहोगे? हाँ। अपने मुख्तसर से जवाब से वो सनम को सुलगा गया। तो ठीक है, तुम लड़ाइयाँ ही करो, जिसको नहीं पता उसको भी बताओ, सबको बोलो। आओ, आज एक और इंटरटेनमेंट है, बनाओ मेरी ज़ात को नमूना, लेकिन मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलकर गुस्से से आगे निकल गई। अच्छा रुको ना, सॉरी। वो फ़ौरन से उसके आगे आया। सनम ने उसे घूर के देखा। ओके, अब नहीं करूँगा लड़ाई, बस प्यार से समझाऊँगा। वो कान पकड़कर बच्चों की तरह माफ़ी मांगने लगा, और सनम ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। चलो सर, साजिद की क्लास है, लेट हो गए तो निकाल देंगे। वो बोलकर आगे बढ़ गई तो हमजा भी उसके पीछे चलने लगा। हमजा एक काबिल बिजनेसमैन का बेटा था, जिसे पहली ही नज़र में सनम से मोहब्बत हुई थी। जी तोड़ मेहनत के बाद उसने सनम को मना ही लिया था। यूनिवर्सिटी के शुरू के 2-3 महीनों में ही हमजा के नाम से वो पहचानी जाने लगी थी। उनका कपल यूनिवर्सिटी में मशहूर था, और इसमें पूरा हाथ हमजा का था। अरे भाई साहब, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको तमहीद बांधनी पड़ रही है? जो भी बात है वो आप बिला झिझक कहें। फरहान ने फुरकान को तमहीद बांधते हुए देखा तो टोक दिया। वो उनके लिए बाप की सी हैसियत रखते थे। वो यही चाहते थे कि उनका भाई उनसे अपने दिल की हर बात बिना किसी तमहीद के कर दिया करे। अभी भी फुरकान और उनकी बीवी ज़ैनब फरहान के घर आए थे, इसलिए सायरा ने फरहान को कॉल करके जल्दी घर बुला लिया था। जी भाई साहब, जो भी बात है आप खुलकर बोल दिया करें, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे। सायरा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फरहान, सायरा, बात यह है कि मैं अब अब्दुल्ला की शादी करना चाहता हूँ, और मुझे अपने अब्दुल्ला के लिए सनम बहुत पसंद है। फुरकान साहब की बात पर फरहान और सायरा मुस्कुराए। उन्हें खुद भी अब्दुल्ला बहुत पसंद था, लेकिन वो सिर्फ लड़की के माँ बाप होने की वजह से बात नहीं कर पा रहे थे। हाँ, मेरा तो बचपन से यही इरादा था, मुझे बहुत पसंद है सनम, अगर तुम लोगों को एतराज़ ना हो तो। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं, हमारी तो खुद भी यही ख्वाहिश है। फरहान ने फ़ौरन अपनी पसंद का इजहार कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर एक काम करो, सनम से पूछ लो, उसकी ज़रूरत नहीं है। सनम का भी वही फैसला होगा जो हमारा है। आप एक बार अब्दुल्ला से पूछ लें, लड़का है, हो सकता है उसका जहन कहीं और बना हो। फरहान साहब ने अपना खदशा जाहिर किया।
फरहान, हम अब्दुल्ला की मर्जी मालूम करने के बाद ही आए हैं, वो इस रिश्ते से खुश है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर फरहान की बात का जवाब दिया। फिर मैं केक लेकर आती हूँ, मुंह मीठा करते हैं। सायरा फौरन से उठकर केक लेने चली गईं। आज उनकी दिली मुराद पूरी हुई थी। उन्हें भी अब्दुल्ला बचपन ही से सनम के लिए बहुत पसंद था। भाई, आपका शादी का इरादा कब तक है? फरहान ने पूछा। मुझे इतनी जल्दी नहीं है फरहान, अब्दुल्ला तो माशाल्लाह से सेट हो गया है। सनम की पढ़ाई मुकम्मल होने में अभी 2 साल बाकी हैं, तो अभी मंगनी या कोई और रस्म कर लेते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि सनम और अब्दुल्ला एक दूसरे से मंसूब हैं। बाकी शादी सनम की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद कर लेंगे। उन्होंने केक खाते हुए फरहान को अपने इरादे से वाकिफ किया, जिससे वहां बैठे सभी लोग मुत्तफिक हुए थे। सनम जब घर आई तो उसने लाउंज में अपने ताया की आवाज़ सुनी। आज जो वैसे ही अपना दिन वो अच्छा गुजरने पर खुश थी और खुश हो गई। वो अपने ताया ताई की लाडली थी। एक खानदान यही रिश्ते थे जो उसके करीब थे। और अब्दुल्ला अच्छी नेचर का मालिक था, पर उसके और सनम के दरमियान इतनी दोस्ती नहीं थी। बड़े अब्बू, वो तकरीबन चिल्लाती हुई अंदर आई, लेकिन सामने ही फरहान को देखकर आवाज़ को ब्रेक लगा। सॉरी। वो खामोशी से वहां आकर बैठ गई और फिर सलाम किया, जिसका सबने खुशदिली से जवाब दिया। अरे सायरा, मेरी गुड़िया का तो मुंह मीठा करवाओ। ज़ैनब के बोलने पर सायरा ने केक का टुकड़ा प्लेट में रखकर उसकी तरफ बढ़ाया। किस खुशी में? सनम ने तजस्सुस से पूछा। आप हमेशा के लिए हमारे घर आ जाएंगी इस खुशी में, ताया ने प्यार भरे लहजे में कहा। मतलब? उसे इस बात का मतलब समझ नहीं आया। ऐसे कैसे? क्या मम्मा अब्बू ने गोद दे दिया है? नहीं नहीं, अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। उसके वहमो गुमान में ऐसा कुछ भी नहीं आया था जो वो कर चुके थे। बेटा, आपका रिश्ता अब्दुल्ला से हो गया है, अभी मंगनी करेंगे, आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी। ज़ैनब के बताने पर उसके हलक से उतरता केक हलक में ही फंस गया। उसको बुरी तरह से ठुसका लगा। ज़ैनब और सायरा फौरन उठ खड़ी हुई, उसकी कमर सहलाने लगी और वो फौरन वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। शर्मा गई हमारी गुड़िया। कौन कहता है भाई कि आजकल के बच्चों में हया नहीं है? वहाँ बैठे सभी मुस्कुरा रहे थे सिवाय फरहान के। उसने सनम के चेहरे के बदलते रंग पल भर में देख लिए थे और उसका जर्द पड़ता चेहरा भी बहुत अच्छे से देखा था। उन्हें सनम का ये अंदाज बुरी तरह खटका था, लेकिन वो फिलहाल खामोश ही रही। वो कमरे में आते ही बाथरूम में बंद हो गई। उसकी हालत खराब हो रही थी, घबराहट हो रही थी। अचानक आंखें आंसुओं से भर गईं, हाथ भी घबराहट से मुस्तकिल कपकपा रहे थे। उसके सर पर तो गोया बॉम्ब गिरा था। अब क्या होगा, यही सोच सोचकर वो पागल हो रही थी। थोड़ी देर वॉशरूम में ही खड़ी रहकर खुद को नॉर्मल करने लगी, आंसुओं को बाहर आने से रोकने लगी। थोड़ी देर में वो नॉर्मल तो नहीं हुई, पर थोड़ी बेहतर ज़रूर हो गई थी। फुरकान और ज़ैनब वापस जा चुके थे। अब्दुल्ला और सनम की मंगनी का सुनकर मन्नान भी बहुत खुश हुआ था। उसे खुद भी अब्दुल्ला बहुत पसंद था। रात खाने पर सनम नहीं आई तो फरहान के पूछने पर सायरा ने बताया कि उसको बुखार है। उसकी तबीयत खराबी का सुनकर फरहान साहब का शक अब यकीन में बदल चुका था। वो इस उम्र से गुजर चुके थे, काबिल टीचर थे और रवैये और अंदाज से अंदाज़ा लगा सकते थे। फिर उन्होंने उसी वक्त एक और फैसला किया। वो अपने कमरे में टहल रहे थे। सायरा घर के बाकी काम काज से फारिग होकर चाय बना रही थी, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी को रात को चाय पीने की आदत थी। फरहान ने अपना फ़ोन उठाया और फुरकान का नंबर मिलाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत फरहान, इस टाइम फ़ोन? जी, बस एक अहम बात करनी थी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें करते हो फरहान, मैं क्यों डिस्टर्ब हूँगा? तुम बताओ क्यों फ़ोन किया? क्या अहम बात करनी है? भाई, मैं चाह रहा था कि इस महीने मंगनी की जगह क्यों ना शादी कर लें। फरहान, ये अचानक क्या हुआ? कोई बात हुई है? भाई, मैंने इस बारे में सोचा है। मंगनी कोई रिश्ता नहीं होता, और वैसे भी सनम शादी के बाद भी तो तालीम मुकम्मल कर सकती है। वो कौन सा गैरों के घर जा रही है? चलो ठीक है, ये तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी बात है। हमारी बच्ची हमारे पास जल्दी आ जाएगी, लेकिन 1 महीने में तैयारी कैसे होगी? भाई, कोई मुश्किल नहीं होगी, सादगी से शादी करेंगे। और देखा जाए तो मुझे भी ढोल ताशे नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं। इंसान इतने अहम, इतने मुबारक दिन अल्लाह के नापसंदीदा काम करता है। हम शादी सादगी से करेंगे। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी फरहान, लेकिन हम वलीमा बड़े धूमधाम से करेंगे। मेरे इकलौते बेटे और एक इकलौती भतीजी की शादी है। जी जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें वैसा ही कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखता हूँ। फिर ज़ैनब और अब्दुल्ला से भी बात करनी है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो आज यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। वो हमज़ा को पहले ही बता चुकी थी ताकि वो बार बार कॉल ना करे।
सनम बेहतर महसूस करो तो बताना, शॉपिंग पर जाना है और टाइम भी कम है। मैं तो इतनी परेशान हूँ, समझ ही नहीं आता सब कुछ 1 महीने में कैसे होगा। वो तेज तेज बुड़बुड़ाते सनम के कपड़े अलमारी में रख रही थी जो अभी कुछ देर पहले मुलाजमा प्रेस करके गई थी। किस चीज़ की शॉपिंग, किस चीज़ की तैयारी, और 1 महीने में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी तैयारी मुकम्मल करनी है। सनम फौरन उठ खड़ी हुई और उनके सामने आ गई। ओ हाँ, मैं बताना भूल गई, अब मंगनी नहीं हो रही बल्कि इसी महीने तुम्हारी शादी हो रही है अब्दुल्ला से। सायरा उसे अपने साथ बेड पर बिठाते हुए बता रही थी और सनम को लगा कि वो अब मरी और अब मरी। अम्मी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। सनम ने अपनी तरफ से एक वजह बताई थी। तो पढ़ने से कौन मना कर रहा है, जितना पढ़ना हो पढ़ लेना, और वैसे भी तुम कौन सा किसी गैरों के घर जा रही हो। वो बोलकर उसकी एक भी बात सुने बगैर कमरे से बाहर निकल गई। अब उसके पास हमजा को बताने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अब्दुल्ला से शादी नहीं कर सकती थी। उसने कुछ सोचकर हमजा को कॉल मिलाई जो पहली बेल पर उठा ली गई, जैसे वो इसी इंतज़ार में था। हेलो, हमजा ने पहले आवाज़ कंफर्म करना ज़रूरी समझा। हेलो सनम, यार सच्ची इतनी याद आ रही है तुम्हारी। मैंने एक भी क्लास नहीं लिया आज और वापस घर आ गया। मैं नहीं आऊँगी तो क्या तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? सनम ने चिढ़कर पूछा। उसे शुरू से ही उसकी ऐसी हरकतों से चिढ़ थी। नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुम्हें भी नहीं छोड़ने दूंगा। हमजा, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है यार, प्लीज़ मजाक बंद करो। वो पहले ही परेशान थी और हमजा का मजाक उसे मज़ीद चिढ़ा रहा था। अच्छा ठीक है, मैं अब बिल्कुल सीरियस हूँ, बोलो। पहले प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगे और हाइपर होकर कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे। हमजा, ओके। सनम, नहीं, पहले प्रॉमिस करो। हमजा ने कहा, ओके प्रॉमिस यार, नहीं करूँगा गुस्सा या कुछ भी उल्टा सीधा, और वैसे भी मैं तुम्हारी बातें कब टालता हूँ। हमजा, अब्बू ने इस महीने मेरी शादी पक्की कर दी है ताया अब्बू के बेटे अब्दुल्ला के साथ। हमजा उसकी बात को एक बार फिर मजाक समझ लेता अगर वो रोती नहीं। वो बोलते साथ ही रो पड़ी थी। ये क्या बेहूदगी है यार, तुमने हाँ क्यों की? वो गुस्से से पूछ रहा था। मैंने हाँ नहीं की, उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। रोते रोते ही वो जवाब भी दे रही थी। ओहो यार, तो फिर बोलो ना, उनको बताओगी तो पता चलेगा ना, या फिर इल्हाम होगा उन्हें। नहीं मानेंगे वो। सनम, तुम अपनी तरफ से क्यों अंदाजे लगा रही हो यार? अगर बात नहीं करनी तो मुझे फिर करने दो। नहीं, तुम बात नहीं करना। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स को मनाकर रिश्ते के लिए भेजो। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो सनम? तुम्हारी शादी कर रहे हैं वो 1 महीने में और मैं अपने पेरेंट्स को भेज दूं? दरवाजे से ही वापस भेज देंगे वो लोग। मेरी बात सुनो, मैं मामा से बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी मोहब्बत को इनकार नहीं करेंगे और तुम अपने पेरेंट्स को मना करो। तुम्हारा रिश्ता ख़त्म होते ही मैं अपने पेरेंट्स को भेज दूंगा। सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सनम को जवाब में बिल्कुल खामोश पाकर उसने पूछा। शायद मम्मा आ रही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अपने अब्बू से आज ही लाजमी बात कर लेना और फिर मुझे बताना, मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। ओके। सनम फ़ोन रखकर फ़ौरन बाथरूम में घुस गई। रोने की वजह से उसकी आंखें हल्की हल्की सुर्ख हो रही थीं। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। जब भी वो बात करने का हौसला करती तो फरहान साहब घर पर नहीं होते थे। उसको यूनिवर्सिटी जाने से भी मना कर दिया गया था कि शादी के बाद जाए, वैसे भी पेपर अभी ख़त्म हुए हैं। दूसरी तरफ हमजा भी परेशान था क्योंकि उसकी मामा किसी तौर मानने को तैयार नहीं थी। उसने यही सोचा था कि उसके घर वाले हर बार की तरह उसकी ये बात भी मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी मामा को उसके लिए कोई और लड़की पसंद थी और वो उसी से उसकी शादी करने पर बज़िद थी। उनका कहना था कि अगर शादी करनी है तो कर ले, उन्हें कोई एतराज़ नहीं, पर शादी उनकी पसंद की लड़की से करे। और दूसरी तरफ उसे रोज़ सनम की तरफ से भी यही जवाब मिलता कि उसने बात नहीं की अभी। लाउंज में बैठे आज काफ़ी दिनों बाद सब जमा थे। शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। सब शादी की तैयारियों में इतने मसरूफ़ थे कि वक्त ही नहीं मिल रहा था। सादगी के बावजूद अब भी अच्छी खासी तैयारियां हो चुकी थीं। फरहान तो इसी पर खुश था कि सनम ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर उसे शर्मिंदा होना पड़े। अभी भी सायरा और फरहान मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे और मन्नान अपने लिए ऑनलाइन कपड़े देख रहा था जब सनम वहां आई। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। मोबाइल पर मसरूफ मन्नान ने एक नज़र उसे देखा और वापस अपने पुराने काम पर लग गया। सायरा भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई और फरहान को उसके झुके सर को देखकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वो तहम्मुल से बोले, कहो क्या कहना चाहती हो? अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बहुत
بہت ہمت جمع کر کے اس نے بول ہی دیا آخر، پوری زندگی کا معاملہ تھا اس کی۔ سائرہ کا تو غصے سے دماغ ہی کھل گیا اور موبائل میں مصروف منان نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ اسے لگا اس نے شاید کچھ غلط سنا ہے۔ اس سے پہلے سائرہ اس کو تھپڑ مارتی، فرحان نے اٹھ کر انہیں روک دیا۔ وجہ بتا سکتی ہو؟